Hello everyone, welcome to Advair Education, your one-stop learning platform for board JEE NEET एग्जामिनेशन। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, सेट को पूरा खत्म कर दिया। जितने लेक्चर्स गए बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स थे। अगर उतना लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप किसी भी किताब को उठा लो, सेट का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सेट के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो हो सकता है वेन डायग्राम से आ सकता है, बाकी क्योंकि बहुत सिंपल होता है ना। तो जितने वेराइटीज थे, किस तरीके से टैकल करना है क्वेश्चन को, है ना, मैंने सब कुछ आपको बता दिया ना। टाइप्स ऑफ सेट बता दिया, वेन डायग्राम का यूज बता दिया, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बता दिया, सम स्पेशल सिंबल्स के बारे में, सम स्पेशल सेट्स के बारे में मैंने बात कर लिया। तो बेसिकली हर चीज के बारे में मैंने बात कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर कहीं के भी क्वेश्चन उठाओ, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो सेट वाला जो पार्ट है वो हमारा एकदम क्लियर हो गया। क्या बोला मैंने? सेट वाला जो पार्ट है हमारा एकदम क्लियर हो गया। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या करेंगे, रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन। ओके, अब हम लोग किस पे स्टार्ट करेंगे, रिलेशन। रिलेशन, ठीक है। तो सेट खत्म हो गया। अब ये आपका क्या बनेगा, चैप्टर 1B। चैप्टर 1A क्या था आपका, सेट, बेसिक्स ऑफ सेट हमने पढ़ा उसमें। अब हम लोग चैप्टर 1B में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका, रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आज के सेशन में। हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के बारे में देखेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट आने वाला है ऑर्डर पेयर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों पे आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन पे जाएंगे। ठीक है, बट रिलेशन समझने के लिए ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का आइडिया होना जरूरी है। तो चलो देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लिखने के साथ साथ फिजिक्स आ जाता है ना, बट यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखने वाला हूं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, देखो एन ऑर्डर्ड पेयर, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर A, B, है ना, is a pair of objects, is a pair of objects where the order in which they are written matters। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन मैटर्स। दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि आपने क्या लिखा है, लेट्स से आपने लिखा है 2,3। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो है ना, प्लॉट पॉइंट आप लोग प्लॉट करते हो ना, तो आपको क्लियरली पता है कि 2,3 जो है वो क्या है आपका 3,2 के साथ बराबर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं ग्राफिकली भी बात करूं ना, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, देखो अगर मैं ग्राफिकली भी बात करता हूं तो देखो 2,3 लगभग 1 2 1 2 3, ठीक है, 2,3 यहाँ पे आएगा, सॉरी 2,3 आपका यहाँ पे आएगा, और जो 3,2 है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये आपका क्या है 3,2 और ये आपका क्या है 2,3। इसके बारे में हम लोग बहुत बात करेंगे, डोंट वरी ना, मैं बस आपको बेसिक बताया। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, मैथ्स में हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग दो एलिमेंट को लिखते हैं और हम लोग ये बोलते हैं कि जो A, B है, जिस ऑर्डर में लिखा गया है, ए अगर पहले लिखा गया है और बी बाद में लिखा गया, ये मैटर करता है। क्योंकि जब हम लोग सेट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब हम ऐसे लिख रहे थे ना A, B, इसको हम लोग लिख सकते हैं B, A, है ना, इसमें कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका अनऑर्डर्ड पेयर है। इसको आप क्या बोलते हो, अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला मैंने, इसको आप क्या बोलते हो, अनऑर्डर्ड पेयर बोलते हो। जब आप ऐसे ब्रेसेस में लिखते हो उसको ब्रेसेस बोलते हैं ना, ब्रेसेस में लिखते हो। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे क्या हो जाता है आपका ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे A, B है ना, A, B, दैट इज A, B नॉट इक्वल्स टू B, A। इसी को आप क्या बोलते हो, ऑर्डर्ड पेयर। जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट को लिखा है वो क्या हो जाता है आपका, मैटर कर जाता है। ठीक है, तो इस बात का एकदम ध्यान रहे। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आएगा सर हम लोग क्या पढ़े, ठीक है ना, ये है तो है, लेकिन धीरे धीरे इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा जब मैं रिलेशन पे पहुंचूंगा। तो अभी आपको क्या समझना है, ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग ऐसे लिखते हैं जहां पे जो ऑर्डर है A, B, उसको आप B, A के साथ मैच नहीं करा सकते। अगर आप ब्रेसेस में लिखोगे तो करा सकते हो, वो हमने सेट थ्योरी में ही देखा है। तो ये ब्रैकेट जो है उसका मीनिंग है ना, इसी ब्रैकेट को अगर आप इससे रिप्लेस कर दोगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा और वो गलत हो जाएगा, है ना। क्लियर, डन, ओके। चलो अब अगर मैं बोलूं
तो ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने देख लिया। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि देखो A, B, इसको मैंने क्या बोल दिया, ऑर्डर्ड पेयर, है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली मान लो अगर 3 है तो A, B, C। अभी आप लोग मैथ्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखोगे 3 कोऑर्डिनेट के बारे में बात करोगे। अभी तक आप लोग स्कूल में भी 2 कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना आपने सीख लिया है, बट 3 कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोग आएगा मैथ्स में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब आप 2 डायमेंशन से हट के 3 डायमेंशन में जाओगे तब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको आप लोग बोलोगे ऑर्डर्ड ट्रिपल, है ना। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, ABCD ऑर्डर क्वाड्रुपल बोल सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ABC है तो ABC है ना, आप उसको इक्वल्स टू ACB या फिर CAB ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन अगर वही कर्ली ब्रैकेट में होता तो ABC, BAC, CBA कुछ भी लिखो सब बराबर है, क्योंकि वो अनऑर्डर ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आप लोग को, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हो सकता है, ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में लिखा रहेगा वो मैटर करेगा, बस कुल मिला के बात यही है। क्लियर हो गया आई थिंक, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं ना, देखो नेक्स्ट बात करता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अब अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं तो आपने तो लिख दिया, चलो, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, है ना, क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए। अब जो इतना छोटा सा चीज होता है ना, उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, ये आपको जानना चाहिए ना। अब अभी हमने बोला था ना आपको, सेट जो है वो इजी वाला पार्ट है, खत्म हो गया। अब रिलेशन इजी है, ये भी बहुत इजी है। फंक्शन से चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होगी और फिर आपको जेडब्ल्यू का फील होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, फिर आपका कैलकुलस में एंट्री मारूंगा, एकदम पूरा फुल फीलिंग आ जाएगा आपको कि अब आप जेडब्ल्यू की तैयारी करो। अभी तो इजी इजी चीज है, ऐसा लगता है कि यार तो स्कूल में इजी इजी चीज था वही सब पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा। आगे भी इजी ही होगा, बट आपको मजा आएगा, चैलेंजिंग होगा, मतलब समझ लो, चैलेंजिंग होगा। तो अगर मैं बात करूं कंसेप्ट की, ठीक है, तो देखो ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, ऑर्डर्ड पेयर आप लोग इसे नोट कर लो, मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा। ऑर्डर्ड पेयर जो है उसको बहुत लोगों ने डिफाइन किया, है ना, उसको बहुत लोगों ने डिफाइन किया। उसी में से केजीमियर्स, कार्टोस्की, है ना। ऑर्डर्ड पेयर को मैंने क्या बोला, बहुत लोगों ने डिफाइन किया, जिसमें से एक इंसान था जिन्होंने अराउंड 1921 पे, आई थिंक एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है, मेरे को नाम का स्पेलिंग भी गलत हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन किया कि ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली हम लोग किस तरीके से लिखे, है ना, इन टर्म्स ऑफ हम लोग सेट में कैसे लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर को, ठीक है। सेट थ्योरी का ही बात चल रहा है ना, रिलेशन कहां से है, सेट से ही उठ के है। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कैसे डिफाइन करें, तो इन्होंने, इनका डेफिनेशन एक्सेप्टेड है ना, इनका डेफिनेशन हम लोग एक्सेप्ट किए, जिन्होंने 1921 में दिया था। इन्होंने ये कहा कि A, B जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं समथिंग लाइक दिस। मैं बता रहा हूं, पर रीजन दे रहा हूं क्यों ऐसा लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, पहला डाउट एक स्टूडेंट का आएगा कि सर ये है क्या, मैं बता रहा हूं पेशेंस। सेकंड डाउट किसी स्टूडेंट का ये आएगा, सर A, B जो लिखा, क्या सर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या हम इसको सर ऐसे नहीं लिख सकते। मैं बोलूंगा लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये तो अनऑर्डर्ड है ना। ये जब ब्रैकेट लगा दिया अनऑर्डर, आप लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर किसी स्टूडेंट का डाउट आएगा कि सर हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, क्या हम लोग A और B, A, क्या सर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। मैं बोलूंगा ये भी करेक्ट है, सब करेक्ट है ना। जब आपका देखो बेसिक कंसेप्ट तो नहीं हिलेगा ना, बेसिक कंसेप्ट आपने सीखा है कि ब्रेसेस के अंदर में आप चीजों को ऐसे लिख सकते हो, है ना, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो नहीं करता है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि पहले चैप्टर में सीखे नहीं करता, सेकंड चैप्टर में वो करता है, ऐसा नहीं होता है ना। फंडामेंटल इसको कहते हैं, आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्लियर। या फिर यहाँ पे आप बी और ए को चेंज कर दो, यहाँ पर आप बी और ए को चेंज कर दो, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट ना, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ऑर्डर्ड पेयर का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, कोई पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर,
फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला मैंने? ऑर्डर्ड पेयर जो है उसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? आपने बोला कि उसका ऑर्डर मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपने क्या बोला कि उसका ऑर्डर मैटर करता है। दैट मींस a, b जो है वो आप क्या बोल सकते हो उसको? b, a नहीं बोल सकते हो। दैट मींस यूनिक होगा, आप ये बोल सकते हो एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज यूनिक। आप ऐसा बोल सकते हो एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज क्या बोल सकते हो आप? यूनिक ना। अब लिख लो ये सब, ठीक है पॉइंट। एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज यूनिक, आप ऐसे बोल सकते हो। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि 2, 3, 3, 4, -1, -3, जितना भी आप जो भी बोलोगे वो क्या है? ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन जो होता है ना, उसमें आपका क्या करेगा? कहीं ना कहीं वो लाई करेगा। दैट मींस पूरा कार्टेशियन प्लेन को कवर करेगा, है ना। पूरा कार्टेशियन प्लेन को क्या करेगा? कवर करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको क्या होना पड़ेगा? यूनिक होना पड़ेगा। दैट मींस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है? इफ a, b is equals to c, d, है ना, then a equals to c and b is equals to d, है ना। इट्स अ मस्ट कंडीशन। क्या है? इट्स अ मस्ट कंडीशन। ये होना ही पड़ेगा, है ना, ये होना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैंने क्या बोला? अगर दिस इक्वल्स टू दिस है तो होना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज यूनिक। दैट मींस 2, 3 आप 4, 5 के साथ इक्वल नहीं कर सकते। अरे भाई आप प्लॉट करो ना पॉइंट को। वो पॉइंट और इधर का पॉइंट क्या सेम होगा? नहीं होगा ना। दैट मींस एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज यूनिक। इसीलिए आपने बोला अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है, दैट मींस ए को सी के बराबर होना पड़ेगा और बी को डी के बराबर होना ही पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, देन यस इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला मैंने? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया देन इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो उन्होंने क्या किया, है ना, उन्होंने क्या किया? कटोस्की ने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने ना एक ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन किया, है ना। तो ये बड़ा चैलेंज था। अगर आप अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हो तो आप करो, आप वाले भी क्या पता एक्सेप्ट हो जाए, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि कटोस्की ने क्या बोला? के लिख देता हूं उनका नाम, है ना, केजिमियर्स कटोस्की। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वी कैन राइट इट एज लाइक दिस वी कैन राइट, है ना। उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको वैलिड कराना था, है ना। आप इसको कैसे डिफाइन करते हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या आप ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या उसको सेटिस्फाई कराते हो? क्या आपने जो डेफिनेशन दिया क्या वो ये कहता है कि एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज यूनिक? आप लोग जो अगर इस वीडियो को मान लो कोई अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी देख रहा है तो वो हमेशा कार्टेशियन प्लेन पे एक कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया है ना। लेकिन क्या उसको ये पता है कि उसको उस जो पॉइंट है उसको फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना पड़ता है। उसमें भी क्या होगा? अगर किसी भी दो पॉइंट को अगर आप इक्वल कर रहे हो तो उसका जो रेस्पेक्टिव एंट्री है दैट हैज टू बी सेम। क्या बोला मैंने? रेस्पेक्टिव एंट्री जो है दैट हैज टू बी सेम। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता देता हूं, यहाँ पे आप अपने कॉपी में एक बार नोट कर लेना, ठीक है। आप अपने कॉपी में एक बार नोट कर लेना, इसको सेपरेटली नोट कर लेना, ठीक है। सेपरेटली जो पहले लिखे हो ना ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन, उसके नीचे नोट कर लेना। ऑर्डर्ड पेयर जब आप a, b लिखते हो ना तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? फर्स्ट एंट्री। इसको आप क्या बोलते हो? सेकेंड एंट्री, है ना। इसको आप क्या बोलते हो? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको आप क्या बोलते हो? सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? लेफ्ट प्रोजेक्शन। इसको आप क्या बोलते हो? राइट प्रोजेक्शन। या फिर और ढेर सारे नाम। इसको आप बोल दो फर्स्ट एलिमेंट। इसको आप क्या बोलो? फर्स्ट एलिमेंट। इसको आप क्या बोलो? सेकेंड एलिमेंट। ढेर सारे नाम है, जो भी यूज कर लो। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट, कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। वहां पे मैं मिस कर दिया तो कर लेना, ठीक है। याद मारने वाला चीज नहीं होता ना, दिमाग में होता है देखो सब कुछ, है ना। कई बार क्या होता है पढ़ाते कुछ चीज स्किप हो जाता है, मैं बाद में बता देता हूँ। ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि दिमाग में एकदम याद करके रखो कि ऐसे ही बोलना है। ओवरऑल आपका नॉलेज कितना ये मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करता कि क्या आपने जो सीखा है क्या उसको ऑर्डर में सीखा है, क्या आपने साइन थीटा के पहले ही कॉस थीटा को पढ़ा है, क्या आपने कॉस थीटा के पहले टेन थीटा को पढ़ा है। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री का अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो। आपने यूनियन पहले पढ़ा, इंटरसेक्शन पहले पढ़ा, डिफरेंस पहले पढ़ा, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपका अंडरस्टैंडिंग ये तीनों को लेके क्लियर है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पॉइंट पे आते हैं।
तो अब क्या था, ऑर्डर्ड पेयर जो है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको यूनिक होना है, उस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराते हुए ही आपका डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो केजीमेर जो कटोस्की थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं ऑर्डर पेयर को इस तरीके से डिफाइन करूंगा और मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सेटिस्फाई होगा, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने क्या किया। ठीक है, प्रूफ वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रूफ वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। ऐसे जब आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि एक मैथमेटिशियन किस तरीके से सोचता है। ठीक है, तो अगर किसी को सिर्फ क्वेश्चन बनाना मत देखो इस पार्ट को, मैं ये बोल रहा हूं, अगर किसी को सिर्फ क्वेश्चन बनाना मत देखो, इस पार्ट को कंप्लीटली स्किप करो। लेकिन अगर किसी को एक मस्त अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो इस पार्ट को देखेगा। ठीक है, पहले ही मैं क्लियर कर दिया, बाद में ताकि आप ना बोलो। ठीक है, चलो अब मैं अगर क्या बोलता हूं, देखो मैंने क्या बोला, a, b इज इक्वल्स टू c, d, है ना, इफ एंड ओनली इफ, क्या बोला, a इज इक्वल्स टू c एंड b इज इक्वल्स टू c, है ना। बट के का डेफिनेशन क्या था, जो कटोस्की थे उनका डेफिनेशन क्या था, उन्होंने बोला a, b क्या हो जाएगा आपका, लाइक दिस, और ये क्या हो जाएगा, C, D, है ना। ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग लगेगा देखना। ठीक है, दैट मींस दिस इक्वल्स टू दिस होगा। उनको ये, आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये इक्वल है देन A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D होना ही पड़ेगा। क्या बोला मैंने, अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो क्या होना पड़ेगा, A इक्वल्स टू C, B इक्वल्स टू D। अब सोचो उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था, उन्होंने इसलिए ऐसा सोचा था बिकॉज जब ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट आया उस टाइम में वी वेर वेल एक्वेंटेड विद द अनऑर्डर्ड पेयर, है ना। हमको अनऑर्डर्ड पेयर के बारे में एक अच्छा आइडिया था और हम उस अनऑर्डर्ड पेयर को किस में लिखते हैं, ब्रेसेस में लिखते हैं, इस तरीके से ब्रेसेस में लिखते हैं। अगर हमने ब्रेसेस में लिखा है दैट मींस वो ऑलरेडी डेवलप था ना, तो हमको उसी के बेसिस पे एक डेफिनेशन निकालना था। तो उन्होंने उसी तरीके से सोचा होगा, है ना, उन्होंने उसी तरीके से सोचा होगा। आप सोचो ना, उनके जगह पे होके सोचो, उनको अनऑर्डर्ड पेयर का आइडिया था कि उनको ब्रेसेस में लिखा जाता है जहां पे ऑर्डर का कोई मतलब वो नहीं, सेंस नहीं बनता है। उन्होंने ऑर्डर्ड पेयर को बेसिकली क्या कर दिया, इन टर्म्स ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। सच अ ब्यूटी, समझ रहे हो, सच अ ब्यूटी, समझो। अब उनका चैलेंज क्या था कि दिस इक्वल्स टू दिस होगा कब, जब A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D होगा। दैट मींस ये जब उन्होंने इक्वल बोल दिया तो उनको ये भी दिखाना पड़ेगा कि A C के बराबर है और B D के बराबर है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। अगर मैं बोलूं केस 1 लेता हूं मैं, केस 1 में मैंने क्या लिया, से A इज इक्वल्स टू B, A इज इक्वल्स टू B। ये तो एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, या तो A B के बराबर होगा या तो A B के नहीं बराबर होगा, है ना। दोनों ही केस में हमको ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, दोनों ही केस में कि A इक्वल्स टू C, B इक्वल्स टू D हो गए, दोनों ही केस में। ठीक है, तो जब A इक्वल्स टू B होगा, है ना, जब क्या होगा, A इज इक्वल्स टू B होगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, A कॉमा B, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये तो आपका A हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, A कॉमा A, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आपका A हो जाएगा, कॉमा सेट है, सेट क्या था, दो एलिमेंट, रिपीटेशन डज नॉट मेक एनी सेंस, दैट मींस एक ही A लिखो। अगर मैं बोलूं ये देखो क्या है, फिर से सेट है, दो एलिमेंट, डज नॉट मेक एनी सेंस, तो एक ही लिखो बस। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर हो गया, दैट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका वैल्यू कितना आया, ये आ गया। बट ये जो है आपका दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर ये जो है C कॉमा D, क्या हो गया इसको, है ना, C कॉमा D। ठीक है, ये किसके बराबर था, ये तो इसके बराबर था, है ना। इसमें देयरफॉर नहीं, इसमें बट लिखो, बट, है ना, बट दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस होगा कि नहीं, दिस इक्वल टू दिस। दैट मींस ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल इफ C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू A। आप सोचो ना, जब C D A के बराबर होगा तभी तो C भी A होगा, D भी A होगा, ये दोनों A मतलब एक ही A आएगा, फिर यहाँ पे A आएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, A आएगा, तभी तो पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो C इज इक्वल टू D इक्वल टू क्या आ जाएगा, A आएगा। देखो therefore A is equals to C आ गया, and by hypothesis मतलब आपने पहले इमेजिन किया था क्या कि A is equals to B है, hypothesis and by hypothesis A equals to B, है ना, and since D is equals to A therefore
D इज इक्वल्स टू B। तो ये देखो एक कंडीशन और ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। दैट मीन्स कटोस्की ने जो ये डेफिनेशन दिया वो खतरनाक लेवल में सोच ले गए और उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर्ड पेयर को इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन टर्म्स ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर लिख के इस बात को प्रूफ कर दिया कि यस क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, यूनिक है। इसीलिए a, b इज इक्वल टू c, d कब होगा, तभी होगा व्हेन a इज इक्वल टू b एंड c, a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d होना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा केस था, केस 1 था जहां पे a इज इक्वल टू b हुआ। अब मान लो a नॉट इक्वल टू b हुआ तो a इज इक्वल टू b का मतलब क्या, 2,2 लेट्स से 2,2 है ना। आपको पता है देखो ऑर्डर पेयर सबको सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर आप लेफ्ट साइड में 2,2 लिखे हो है ना इन पैरेंथेसिस, तो राइट साइड में भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2,2 ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए तो आ रहा था देखो ना, a b c d सब इक्वल आ गया। तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू c, b इक्वल टू d। अब d इक्वल टू a है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको बस ये प्रूफ करना है इसको यूनिक होना है। तो ये यूनिक कब होगा, जब a इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू d, तभी तो यूनिक होगा है ना। अगर a b c d सब इक्वल होगा तब भी यूनिक होगा, क्योंकि 1,1 इज इक्वल टू व्हाट, 1,1, 2,2 इज इक्वल टू 2,2, सारे इक्वल है तो यस होगा ही। अब हम लोग नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा, जब a नॉट इक्वल टू b होगा। ये इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, जब a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, आप लोग अच्छा से नोट करना है इसको। अब मैं केस 2 के बारे में बात करूंगा, ठीक है। केस 2 इंटरेस्टिंग होगा और भी है ना, केस 2 इंटरेस्टिंग होगा और भी, ठीक है। केस 2 देखो, अगर मैं बात करूं केस 2, ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा ना आपको, क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा तो फिर लोग अवॉइड कर देते हैं है ना। आप लोग भी खुश, टीचर पढ़ाने वाला भी खुश, सब खुश, सबकी खुशी तो चाहिए है कि नहीं। चलो ठीक है, इसको हटाओ पहले। हाँ अब देखो, अब मैं केस 2 की बात करता हूं जहां पे a नॉट इक्वल टू b है ना। केस 2 की बात में क्या क्या बोला यहाँ पे, a नॉट इक्वल टू b। अगर मैं बोला कि a नॉट इक्वल टू b है, ठीक है, चलो ठीक है, हमने पहले एज्यूम तो कर ही लिया कि ये और ये इक्वल है ना, हमने मान लिया कि ये और ये इक्वल है, बट कब इक्वल होगा ये हमको प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है, कब इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, व्हेन a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। यही तो प्रूफ करना है ना। दैट मींस पॉसिबिलिटी क्या बनता है, देखो अगर ये मैं सेट की बात करूं इसमें 2 एलिमेंट है, ये मैं सेट की बात करूं इसमें 2 एलिमेंट, ये बेसिकली क्या है, सेट ऑफ सेट है ना, ये क्या है आपका सेट ऑफ सेट है। दैट मींस जो कटोस्की ने जो डिफाइन किया था डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर का, उन्होंने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर लिखा एज सेट ऑफ सेट। क्या लिखा उन्होंने, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन टर्म्स ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर एज सेट ऑफ सेट्स। तो ये क्या है, देखो एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है, ये सेट है, 2 एलिमेंट है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, देखो लेट मैं क्या मान के चलता हूं, देखो लेट मैं मान के चलता हूं कि जो a है दैट इज इक्वल्स टू c, d। मैंने मान लिया है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो भाई अब इसका ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, दैट मींस ये एलिमेंट इसके साथ इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके साथ इक्वल होगा है ना। 2 एलिमेंट यहाँ पे, 2 एलिमेंट यहाँ पे, तो मैच तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज सेट कैसे इक्वल होगा। आपने इक्वल सेट के बारे में तो पढ़ा ही है ना, तो सेट तो इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने मान लिया कि a इज इक्वल टू c, d, ठीक है। आप बोल सकते हो कि सर आपने a इज इक्वल टू c, अरे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सब डिस्कस करेंगे, टेंशन मत, तो सब डिस्कस करेंगे, बस ध्यान से देखते रहो अभी जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू c, d है ना। दिस इज पॉसिबल, this is possible if c is equals to d is equals to a। एग्री करते हो ना, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो c is equals to d equals to a ही होना पड़ेगा, तभी लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल हो पाएगा है ना। तो क्या आ गया आपका, c is equals to d is equals to a। क्लियर हो गया, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो, अब अगर मैं बोलूं है ना कि ये तो आपका इक्वल हो गया, ठीक है, c is equals to d is equals to क्या हो गया आपका, a हो गया है ना। a को आपने किसके साथ कंपेयर किया, c, d के साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल इफ c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a। एकदम परफेक्ट फाइन है, ठीक है, एकदम परफेक्ट फाइन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो, अगर मैं बोलूं कि देखो, होल्ड ऑन अ सेकंड, हमको क्या करना था, फिर से चेक करो। ये जो सेट है और ये जो सेट है दोनों इक्वल है, दैट मींस इसके एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा आपका, सेम होना पड़ेगा। अगर एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा तो मैंने क्या मान लिया कि पहले ये एलिमेंट जो है वो किसके साथ इक्वल हो गया, इसके साथ इक्वल हो गया, ठीक है। चलो तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, c, d, एकदम फाइन। ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन दिस इज पॉसिबल इफ c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a। एकदम ग्रेट ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। चलो अगर c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a हो गया है ना, अगर c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a हो गया, तो ये अगर इसके साथ इक्वल है तो इसको इसके साथ इक्वल होना पड़ेगा। तो a, b दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, c,
बट आपने दे दिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए। आपने मान लिया ना कि C इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए है, तो मैं C को क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ, है ना। दिस इज पॉसिबल बट दिस विल बी पॉसिबल ना, दिस विल बी पॉसिबल, दिस विल बी पॉसिबल इफ A इज इक्वल टू B, क्योंकि अगर A और B इक्वल नहीं हुआ, मतलब B को तो A के बराबर होना पड़ेगा, दिस इज इक्वल और अप्रोप्रिएटली, तो दिस इज इक्वल इफ B इज इक्वल टू A। एक ही बात है, A इज इक्वल टू B लिखो, एक ही बात है ना, क्योंकि जब B A के साथ इक्वल हो जाएगा तभी तो A कोमा A लिखोगे, और दो A का कोई मीनिंग नहीं है तो सिंगल A लिखोगे और वो RHS के साथ में इक्वल हो जाएगा। बट ये तो इनवैलिड हो गया ना, क्योंकि आप ये कैसे करोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, आपने पहले ही केस में एज्यूम कर लिया कि A नॉट इक्वल टू B ना, आपने ये पहले एज्यूम कर लिया है, तो दैट मीन्स ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। दैट मीन्स A जो है वो C के बराबर इक्वल नहीं होगा इक्वल टू D, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो। A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D नॉट पॉसिबल, है ना। तो अब नेक्स्ट और क्या हो सकता है ना, ये सवाल है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। चलो, अगर मैं बोलूं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, है ना, अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो, अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो, अगर मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करूं तो लेट्स से क्या बोला मैंने, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से हमने इसको इक्वल किया तो हमने देखा कि क्या हो गया, पंगा हो गया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करूं तो लेट्स से किसको इक्वल करता हूं मैं, A इज इक्वल टू किसके बराबर कर दिया मैंने, C के बराबर कर दिया। A इज इक्वल टू किसके बराबर कर दिया मैंने, C के बराबर कर दिया, ठीक है। अगर A इज इक्वल टू C हो गया, when दिस इज पॉसिबल, दिस मीन्स, या फिर लिख सकते हो दिस मीन्स A इज इक्वल टू C, है ना, A इज इक्वल टू C। अगर A इज इक्वल टू C है तो ये दोनों एलिमेंट को भी सेम होना पड़ेगा, है ना। सो नाउ A कॉमा B इज इक्वल टू व्हाट, C कॉमा D, है ना। A कॉमा B इज इक्वल टू C कॉमा D लिखना पड़ेगा, बट A इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, C हो गया। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, क्या बोला मैंने, अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपका कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आपका बोलूं, है ना, लेट्स से A इज इक्वल टू D, मैंने क्या बोल दिया, लेट्स से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा, ठीक है। अगर A इज इक्वल टू D हो गया ना, अगर A इज इक्वल टू D हो गया, देखो, अगर A इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, D हो गया, देन A इज इक्वल टू D हो गया, देन B इज इक्वल टू C होना पड़ेगा, है ना। बट C इज इक्वल टू A, आपने पहले ले लिया C इज इक्वल टू A, देयरफॉर B इज इक्वल टू A, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, कैसे पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, ये आप नहीं कर पाओगे इसको पॉसिबल, कैसे करोगे, क्योंकि आपने तो पहले अज्यूम किया कि A नॉट इक्वल टू B, तो आपका जो हाइपोथेसिस है आपने उसको ही गलत प्रूफ कर दिया, वो नॉट पॉसिबल। तो और पॉसिबिलिटी क्या है, तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज, है ना, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है आपका, देखो, से B इज इक्वल टू D, है ना, B इज इक्वल टू D, देन क्या हो जाएगा आपका, A इज इक्वल टू C, है कि नहीं, यस, A इज इक्वल टू C, डन, नो प्रॉब्लम, B इज इक्वल टू D इज डन, नो प्रॉब्लम। दैट मींस ओनली पॉसिबिलिटी, अगर ये दोनों इक्वल होता है, ओनली पॉसिबिलिटी क्या है आपका, A इज इक्वल टू C होगा और B इज इक्वल टू D होगा, यही कंडीशन है। कब, जब A नॉट इक्वल टू B होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है, समझ रहे हो। उन्होंने इसीलिए इसको इस ऑर्डर में लिखा, इस तरीके से लिखा, इस स्टाइल में लिखा, समझ रहे हो, इन टर्म्स ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, क्लियर ना। इसीलिए ओनली पॉसिबिलिटी जब A नॉट इक्वल टू B है तो क्या होगा, A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। ओनली पॉसिबिलिटी जब A इक्वल टू B होगा तो क्या होगा, सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, है ना, सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। इन दैट केस आल्सो वी कैन से ना A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू D। इसीलिए जनरलाइज हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। क्लियर हो गया। तो कटोस्की जो थे उनका, अब मैं फिर से एक बार स्टोरी को रिकैप कर देता हूं, उनका चैलेंज क्या था, उनको प्रूफ करना था कि एवरी ऑर्डर पेयर यूनिक है। क्यों, क्योंकि उसका ऑर्डर मैटर करता है तो भाई उसको यूनिक होना पड़ेगा, क्लियर। उनके पास अवेलेबल क्या था, एक अनऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट था, उनको अनऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट को यूज करके ऑर्डर्ड पेयर को क्या करना था, दिखाना था, उसका यूनिकनेस को दिखाना था, उसका क्या था, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको प्रूफ करना था। तो उन्होंने दिमाग से सोचा, उन्होंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इस फॉर्म में जब उन्होंने लिख दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस फॉर्म में लिखने के बाद में उन्होंने कंपेयर किया कि अगर ये दोनों भाई इक्वल होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे, या तो ये जो एलिमेंट है वो इसके साथ इक्वल होगा, या तो ये जो एलिमेंट है वो इसके साथ इक्वल होगा, है कि नहीं।
समझ गया ना? तो वही केसेस को अगर ये इसके साथ इक्वल हो गया तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखो जो आपने एज्यूम किया है क्या वो सच है? अगर ये इसके साथ इक्वल हो गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप देखो फिर से क्या जो आप एज्यूम किए वो सच है। तो हमने जब एनालिसिस किया हमने देखा पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि a इज इक्वल टू सी होना पड़ेगा एंड दिस इक्वल टू जीसी होना पड़ेगा एंड दैट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू बी कॉल्ड एज एन ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हो गया? एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे लिखा जाता है ना? दिस वे में लिखा जाता है। अगर मैं बोलूं कि 3 है, अगर मेरे पास लेट्स से, अगर मेरे पास क्या है लेट्स से 3 है, ठीक है, a, b, c, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो a, b, c, है ना? ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखो सेट ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स है ना, सेट ऑफ सेट है ना, सेट ऑफ सेट है अनऑर्डर्ड पेयर को यूज करके, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड ट्रिपल एबीसी, अनऑर्डर्ड ट्रिपल है, एबीसी लिखो, बीसी लिखो, कुछ भी लिखो, सब करेक्ट है इसमें, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं। तो आई होप सो ये आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना और बताना आपको कैसा लगा। तो ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि एक मैथमेटिक्स वाला इंसान किस तरीके से सोचा कि एक सिंपल सा ऑर्डर पेयर को उसने देखो किस तरीके से सोच के डिफाइन किया ना। तो ये आपका जब फंडामेंटल क्लियर होता है तब आप जाके कुछ एक अच्छा बियॉन्ड आगे जाके आप कुछ अच्छा सोच सकते हो। देन क्लियर हो गया? एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं ये ऑर्डर पेयर का जो फंडा था वो एकदम क्लियर हो गया, है ना। इसी को अगर मैं बोलूं, देखो ये जो होता है एबीसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड थ्री टपल, ऑर्डर्ड थ्री टपल कहते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बोलूं लेट्स से A1, A2, A3, AN, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो A1, A2, है ना, A1, A2, A3, ऐसे करके कहां तक जाएगा ये? A1, A2 डॉट 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 AN लाइक दिस, है ना। इसी को आप क्या कहते हो? ऑर्डर्ड एंड टपल, है ना, ऑर्डर्ड एंड टपल, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हो? ऑर्डर्ड एंड टपल। क्लियर हो गया? तो ऑर्डर थ्री टपल, ऑर्डर टू टपल, जो ऑर्डर पेयर है आपका ऑर्डर पेयर, उसको आप क्या बोलते हैं? ऑर्डर टू टपल। तो ये नेमिंग है आपका। क्लियर हो गया? तो ये था पूरा ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट। तो अब हमने क्या क्या देख लिया? ऑर्डर पेयर किसको कहते हैं? जिसको हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं और जहां पे जो ऑर्डर में वो लिखा रहता है वो मैटर करता है ना। उसके बाद हमने उसका नाम देखा, कंस्टिट्यूएंट कहते हैं, एंट्री कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसका नाम है, कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब उसका क्या था? डिफरेंट डिफरेंट नाम था। फिर हमने देखा कि a, b इज इक्वल टू c, d तभी होगा जब a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d होगा। मैंने प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। कटोस्की ने जो डिफाइनेशन दिया इस चीज को, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को मतलब रखने के लिए कि एक ऑर्डर पेयर का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, वो बना रहा, उसके लिए कैसे हम ऑर्डर पेयर को डिफाइन करें, तो मैंने वो भी दिखा दिया आपको। फिर हमने ये भी देख लिया कि ऑर्डर थ्री टपल किसको कहते हैं, ऑर्डर फोर टपल किसको कहते हैं। नेमिंग जानना चाहिए, कहीं क्वेश्चन में अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। अगर लिखा गया ऑर्डर एंड टपल तो आपको आइडिया होना चाहिए, अच्छा ये एक मतलब एक ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखा गया है A1 से लेके AN तक, ऑर्डर्ड एंड टपल तक, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये सब था ऑर्डर पेयर के बारे में। क्या था आपका? ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। तो बहुत कुछ बता दिया मैंने, ठीक है, बहुत कुछ बता दिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब जो हमारा हेडिंग है वो चेंज करो। हेडिंग क्या है अब हमारा? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूं, देखो द कार्टेशियन, डेफिनेशन लिखता हूं पहले। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, the Cartesian product is the set of the Cartesian product A cross B, लिख दो यहाँ पे A cross B, the Cartesian product A cross B, है ना। चलो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, होल्ड ऑन अ सेकंड। the Cartesian product A cross B of two sets A and B is the set of all the ordered pairs A, B, है ना, where the first element belongs to A and
सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। क्लियर हो गया? दैट इज क्या लिख सकता हूं मैं, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर हो गया? एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर हो गया? डन। एग्जांपल लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से बोलते हैं ना, ए क्रॉस बी ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all the ordered pairs a comma b where the first element belongs to and the second element belongs to b। एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, लेट्स से, तो मेरा क्या है, लेट्स से a is equals to 1 2 3, ये मेरा a है, और लेट्स से मेरा b कितना है आपका 2 7, लेट्स से। ठीक है? तो अगर मेरे को a क्रॉस b लिखना होगा तो क्या होगा, a क्रॉस b में देखो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ना, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या क्या होगा, देखो 1 2 होगा, और क्या होगा आपका 1 7 होगा, और क्या होगा आपका 2 2 होगा, 2 7 होगा, और क्या होगा आपका देखो 3 2 होगा, सॉरी 2 2 2 7, हाँ 3 2 होगा 3 7 होगा ना, 3 2 होगा और 3 7। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर मैं बोलूं बी क्रॉस ए निकालो, है ना, बी क्रॉस ए निकालो, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 1 2 2 2 3, और क्या हो जाएगा देखो 7 1 7 2 7 3, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर ना? ये हो जाएगा आपका। तो यहां से हमको एक पॉइंट तो पता चल गया, देखो क्या एक पॉइंट हमको क्या पता चल गया, है ना, कि क्लियरली ए क्रॉस बी जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ ऑर्डर पे देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कहीं 1 2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। एलिमेंट्स अगर आगे पीछे लिखा जाते तो प्रॉब्लम नहीं था, एलिमेंट्स अगर आगे पीछे लिखा जाते तो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ऑर्डर पेयर तो ये है ना, ऑर्डर पेयर ये तो अनऑर्डर्ड है ना, इसको तो आप कैसे भी लिखो, तो एलिमेंट्स है ना सेट के। बट यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समझ में आया? तो इसीलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 के बराबर नहीं है, बिकॉज इट इज ऑर्डर्ड पेयर, मैटर करता है ऑर्डर। तो इसके सारे एलिमेंट डिफरेंट है, इसके सारे एलिमेंट डिफरेंट, तो भैया कैसे होगा, है ना, कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? अगर मैं बोलता कि दोनों में क्या है कॉमन एलिमेंट, जैसे 2 और 2 है, तो देखो यहाँ पे भी 2,2 है और यहाँ पे भी 2,2 है, दैट इज ओके फाइन ना। बट ओवरऑल सेट कहाँ इक्वल है? ओवरऑल सेट थोड़ी इक्वल है। सेट कब इक्वल होगा? व्हेन दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? यस, इसमें भी 6, इसमें भी 6। क्या एलिमेंट सेम है? नहीं, एलिमेंट सेम नहीं है, इक्वल नहीं होगा। इक्वल सेट का डेफिनेशन देखो, है कि नहीं, इसलिए इक्वल नहीं है ये। क्लियर? क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? यस, इट इज इक्विवेलेंट सेट, है ना, इसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो, इक्वल नहीं बोल सकते हो। ठीक है? चलो, ये क्लियर हो गया, है ना। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए हैज m elements, है ना, and b has n elements, ठीक है, then a cross b has m n elements, है ना। क्लियर सा बात है ना। अगर पहले सेट में देखो, अगर पहले सेट में आपका 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट है, टोटल कितने 3 into 2 6 एलिमेंट्स होगा, है ना। ए क्रॉस बी में भी क्या हो जाएगा, हैज m n एलिमेंट्स एंड ऑल्सो बी क्रॉस ए ऑल्सो हैज m into n एलिमेंट्स। ठीक है, ये m n एलिमेंट्स, m n मतलब अगर m है 2 और n है 6 तो 2 into 6 12 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? ऑफकोर्स सब बात इसको प्रूफ करके दिखाने का कोई नीड नहीं है। देखो क्यों, ये 1 के साथ में 2 को करोगे, 2 के साथ में 2 को करेगा, 3 के साथ में 2 को करोगे, है ना। तो ऐड करो ना भाई, 1 into 2 करोगे आप, प्लस ये 2 के साथ में 2 है, प्लस सम करते जाओगे ना, तो 2 + 2 + 2 टोटल 6। दैट मींस इन सिंपल वर्ड्स क्या है, ये 3 और ये 2, 3 into 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 पॉसिबल। अगर यहाँ पे 3 होता तो 1 के साथ में 3 आते, 2 के साथ में 3 आते, 3 3 6, 3 के साथ में 3 आते और 6 + 3 9, तो 3 into 3 9, अल्टीमेटली वही हो रहा है ना। तो इसीलिए ए में अगर m एलिमेंट्स है, बी में अगर n एलिमेंट्स है, दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी जो है उसमें कितना हो जाएंगे, m n एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम आपको एकदम क्लैरिटी इसमें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं इफ, है ना, अगर मैं बोलूं इफ, देखो
अगर मैं बोलूँ कि ए क्रॉस 5 में करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए क्रॉस अगर मैं 5 करूँ तो ऑफकोर्स सब बात है 5 होगा ना, ऑफकोर्स सब बात है, क्योंकि ए में कुछ एलिमेंट रखोगे 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर कहां से बनाओगे, अब नहीं बन पाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नल सेट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। वैसे ही फ्राई क्रॉस 5 भी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, लेट्स से a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 1 2, b इज इक्वल्स टू 2 3 एंड c इज इक्वल्स टू लेट्स से 7 1 है ना। तो मैं अगर बोलूं कि a क्रॉस b क्रॉस c क्या हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 2 7, मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 2 7, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 2 7, फिर मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 2 1, फिर मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 2 7 1 2 1। ठीक है, फिर 1 3 7 7 1 3 1, क्लियर हो गया। फिर मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 2 7 2 2 7, फिर मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 2 1, फिर मैं क्या लिखूंगा, देखो 2 3 7 एंड देन 2 3 1। कितने एलिमेंट्स आए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मींस यहां पे लिख लो, इफ a has m elements, if a has m elements है ना, b has n elements and c has, अगर p ले लो, p elements है ना, then a cross b cross c has m into n into p elements। ये एकदम क्लियर हो गया ना। वैसे ही अगर नंबर ऑफ सेट बढ़ते रहेंगे, आप सबके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। क्लियर, ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं लेट्स से, और एक एग्जांपल लेता हूं, मैं डिफरेंट पॉइंट्स कराता हूं, देखो याद नहीं करना ना कुछ भी, मतलब मैं जब आपको पढ़ाने आता हूं ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ भी याद है ना, अगर रैंडमली मेरे सामने आप कुछ भी रख दोगे तो मैं आपको उसके बारे में पूरा बता दूंगा, लेकिन बस इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए ना। जब आप ऐसे थॉट के साथ पढ़ते हो या पढ़ाता है कोई भी, तो दैट मींस वो याद कर रहे हैं चीजों को, तो वो गलत है ना, वो गलत है ना। तो आपको फ्लो समझ में आना चाहिए, आपको क्लैरिटी होना चाहिए पूरा, कि जब चैप्टर जब खत्म हो जाए तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एकदम ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं लेट्स से, a इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1 है, b इज इक्वल्स टू क्या है आपका 2 है, c इज इक्वल्स टू क्या है आपका 3 है, और d इज इक्वल्स टू क्या है आपका लेट्स से 4 है ना, 4 है। ठीक है, तो a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट, ये क्या हो गया, एक इज अ सिंगलेटन सेट, इज अ सिंगलटन सेट है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट को ऑर्डर्ड 4 टपल। ये मैंने क्यों करा आपको, ताकि आपका नेमिंग वाला पार्ट क्लियर रहे, है ना, और कोई रीजन नहीं है पढ़ाने का, इसको आपका नेमिंग वाला पार्ट बस क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स। अब अगर आप ए ले रहे हो और बी ले रहे हो, तो उसका एलिमेंट, ए का एलिमेंट जो है वो फर्स्ट, जितने फर्स्ट एंट्री होंगे वो ए से आएंगे, जितने सेकेंड एंट्री होंगे वो बी से आएंगे। यहाँ पे मैं और एक पॉइंट लिखा देता हूँ। चलो, अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से a इज इक्वल्स टू 2,3 है, तो a क्रॉस a क्या होगा, देखो a क्रॉस a मतलब क्या, a 2 3 है, और एक a ले लो, और एक a ले लो 2 3 है ना, तो क्या क्या बनता है, देखो 2,2 2,3 और क्या बनेगा 3,2 3,3 है ना। इसमें कितना एलिमेंट है, 2, इसमें कितना है 2, 2 इंटू 2 4, यस 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, यस करेक्ट है ना, क्या गलत है, करेक्ट है। ठीक है, तो a क्रॉस a होगा, तो ऐसे निकालना। तो ऑर्डर्ड पेयर आपको क्लियर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया। तो आई होप सो एक बार फिर से देखो, अपने नोट्स को रिवाइज करो और रिलेट करो चीजों को कि फ्लो क्या है। इसीलिए मैं बोला ना, एकदम एक फ्लो होना चाहिए। सेट पढ़े, अब आप ऑर्डर्ड पेयर पढ़े, फिर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े, अब आप रिलेशन पढ़ोगे, तो आपको ना ऐसा, जब भी आप कुछ नया पढ़ोगे, देखो मेरा स्टाइल यही होता है, जब भी आप कुछ नया पढ़ोगे ना, तो आपको ना कोई भी पुरानी वाली चीज हंट नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको वहां पे ना कुछ भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो आप बाद में पढ़ने वाले हो। न्यू चैप्टर में तो सब कुछ वहीं पे डील करना है, और उसमें जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो बस आपके पास्ट के चैप्टर्स के होना चाहिए, फ्यूचर के चैप्टर्स के नहीं। ये होता है पढ़ाई का फ्लो, तब आपको मजा आता है। अदरवाइज आप क्या करते हो, आपको समझ में नहीं आता, आप रट्टा मार लेते हो, याद कर लेते हो, और जैसे ही आप याद करना शुरू करते हो, कुछ टाइम के बाद में क्या होता है आपके पास,
याद करते करते इतना ज्यादा कुछ हो जाता है याद करने के लिए कि आप इंटरेस्ट लॉस कर जाते हो। समझ लो, आप इंटरेस्ट क्या करते हो, लॉस कर जाते हो। तो यही वाला पार्ट होता है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट सेटबैक कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रट्टा कुछ नहीं मानना है, सबका अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना है। डन। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया एकदम। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात कर लेता हूं, फिर मैं इस सेशन को खत्म कर दूंगा। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, क्लियर। तो सबको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, सबको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, बस मैं लिखा देता हूं, है ना। कोई भी आप रैंडम एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकते हो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे डील करना है, वही मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं लेट्स से, है ना, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अगर मैं बोलूं कि A क्रॉस B यूनियन C, इसको मैं लिख सकता हूं A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, है ना। अगर मैं बोलूं इसको मैं क्या लिखूं, A क्रॉस B डिफरेंस C, तो इसको मैं लिख सकता हूं A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नंबर 4, है ना, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B देन A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस C। जाहिर सा बात है ना, आप ऐसे ही सोच सकते हो ना, आप कम कम एलिमेंट लेके वेरीफाई कर लो। A में 1 2 लो, B में क्या लो आप 3 4 ले लो। तो इसके साथ जब भी आप करोगे ना C तो दोनों में कॉमन है। ऑफ कोर्स अब बात है A जब B का सबसेट हो रहा है तो A B का सबसेट होने का मतलब क्या है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है और B में वो सारे एलिमेंट्स है जो A में भी है। तो ऑफ कोर्स अब बात है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो इसमें वो जितने एलिमेंट्स रहेंगे वो इससे कम रहेंगे और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें रहेंगे। तो कॉमन सेंस का बात है, अगर किसी को डाउट है तो आप रैंडम कोई भी सेट लेके आप उसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं नंबर 5, इफ, है ना, अगर मैं बोलूं इफ A is a subset of B and C is a subset of D, then A cross C is a subset of B cross D। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो नंबर 6, if A is a subset of B, है ना, then A cross B intersection B क्रॉस A that is equals to A क्रॉस A। ठीक है, A अगर B का सबसेट हो गया तो अगर आप A क्रॉस B और B क्रॉस, हमको पता है दोनों इक्वल नहीं है, बट जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, ओनली कॉमन एलिमेंट्स आएगा। कौन से वाले का, A वाले का आएगा, इसीलिए A क्रॉस A आएगा सीधा यहाँ पे, है ना। आप एग्जांपल लेके देखो आपको मिलेगा। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, कुछ भी ले लो, A को कुछ ले लो, B को कुछ ले लो, C को लो, जो आपका मन है वो लो ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये लो तो भाई यही लो, आपको 1 2 7 2 4 2 1 9 1 कुछ भी लेना, आपको जो लेना है आप लो। दिस ऑल इज आल्सो वेरीफाइड। आपको ऐसा लगता है कि सर आपको ये सब चीज कैसे याद है, तो भाई मैं पढ़ाता हूँ, मुझे इसलिए पता है। मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ आपको याद करना, आपको याद नहीं करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, मैं एक प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिक्वायर्ड नहीं है ना, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो। ठीक है, डन। तो ये हो गया, आई थिंक इट इज ऑल डन, आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये 6 रिजल्ट्स हो गया। ऐसे और भी ढेर सारे रिजल्ट हो सकते हैं, बट सबका रिक्वायरमेंट तो है नहीं, सबका रिक्वायरमेंट है नहीं। आप आराम से बस इसको अगर आप कर लिए तो समझ लो इट्स ऑल डन ना। लिखने के लिए और भी ढेर सारे लिख सकते हो, जैसे कि लेट्स से इफ A क्रॉस B, इफ लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है, इफ नहीं, इफ A क्रॉस B, है ना, इंटरसेक्शन S क्रॉस T दैट इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन S क्रॉस B इंटरसेक्शन T, है ना। ढेर सारे लिख सकते हो ऐसे, और भी बहुत सारे रिजल्ट है, बट सबका रिक्वायरमेंट ही नहीं है कुछ भी, है ना। सबका रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब भी आपको याद नहीं करना है, बस आपको जानना है कि अच्छा ठीक है ऐसे रिजल्ट्स होते हैं, है ना, ऐसे रिजल्ट्स होते हैं। एग्जाम में आएगा सीधा कुछ भी आर्बिट्री एग्जांपल ले लो ना, आर्बिट्री कुछ भी ले लो और प्रूफ कर दो फटाफट, क्या दिक्कत है। फॉर एग्जांपल चलो मैं इसी को प्रूफ कर देता हूँ, लेट्स से, ठीक है, इसी को लेते हैं अपन, ठीक है, इसी को लेते, सेम वे में आप बाकी कोई प्रूफ कर सकते हो। रिक्वायर्ड ही है, मैं बोल रहा हूँ जेडब्ल्यू के बच्चे के रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है सब प्रूफ करने का। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, देखो लेट x, y, है ना, बिलोंग्स टू A क्रॉस B डिफरेंस C, है ना। ये कब पॉसिबल होगा, ये सिंबल क्या कहता है, कॉपी देखो, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B डिफरेंस C, है ना।
if and only if x belongs to A and y belongs to B and y not belongs to C, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x belongs to A and y belongs to B, है ना, and x belongs to A and y does not belongs to C, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x belongs to A, y belongs to B, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x, y क्या हो जाएगा, belongs to A क्रॉस B, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x, y does not belong to A क्रॉस C, क्यों, अरे भाई जब y आपका जो है वो C में बिलोंग ही नहीं करता है तो ये ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस C में कहां से बिलोंग कर जाएगा, जब y एलिमेंट जो C में ही नहीं है तो भाई वो A क्रॉस C में कैसे आपको ऑर्डर पेयर मिल जाएगा जिसका सेकंड एंट्री आपका y है, पॉसिबल ही नहीं है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, x, y belongs to A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C, है ना। A क्रॉस B में तो लाई करेगा बट A क्रॉस C में लाई नहीं करेगा, सिंपल सा बात है, ऐसे प्रूफ ऑफ कर सकते हैं। ऐसे प्रूफ मैंने आपको आगे भी करा है ना। तो ये आपका सेट का लैंग्वेज होता है, एंड और ये सब लिख के हम लोग करते हैं, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। बाकी को भी प्रूव कर सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है। मैं बोला ये रिजल्ट को ही याद नहीं रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, रिजल्ट को ही याद नहीं रखना है। एग्जाम में आएगा आर्बिट्री एग्जाम्पल सॉल्व करो, सारे बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ी इतना याद करोगे यार, अभी आपका जर्नी शुरू हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब पगला जाओगे याद करोगे तो, है ना। इसीलिए मिनिमम नंबर चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रखना, मैं तो बोल अभी तक मैं जितना पढ़ा हूँ क्या याद रखना है, एक बार बस अपनी कॉपी को पलटो, सब समझ में आ जाएगा। याद रखने वाला तो कोई बात ही नहीं है उसमें, है ना, याद रखने वाला तो कोई पार्ट ही नहीं है ना। तो आप एक बार कॉपी को पलटो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, डन ना। तो ये था आपका, मैं आज का क्लास का रिकैप कर देता हूं। पहले हम लोगों ने किससे स्टार्ट किया, ऑर्डर्ड पेयर से स्टार्ट किया। मैंने बोला ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जहां पे जो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो जिस ऑर्डर में लिखे रहते हैं वो मैटर करता है। A, B है तो A, B है, वो B, A के साथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑर्डर्ड पेयर को क्या करना पड़ता है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, खुद को प्रूफ करना पड़ता है, जो कि ये कहता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो यूनिक होता है। जो ऑर्डर्ड पेयर है, एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज यूनिक। उसी को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, A, B is equal to C, D if and only if A is equal to C and B is equal to D। हमने देखा कि जो कार्टोस्की थे उन्होंने क्या किया, अच्छे वे में उसको डिफाइन किया। उन्होंने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स पे उसको लिखा, है ना, एज अ सेट ऑफ सेट्स। और उसके बाद उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दोनों तभी इक्वल हो पाएगा जब A equals to C and B equals to D इन बोथ द केसेस, जब A equals to B है एंड जब A not equals to B है, दोनों केस में मैंने प्रूफ दिखा दिया। उसके बाद हम लोग किस में मूव किए, टपल के मीनिंग समझे, ऑर्डर एन टपल, ऑर्डर 3 टपल, ऑर्डर 4 टपल क्या होता है ना, ताकि कहीं क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नथिंग बट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जहां पे जो पहला एंट्री होता है वो फर्स्ट सेट से आता है। जो आप A क्रॉस B लिखते हो ना, तो पहला जो है वो फर्स्ट एंट्री देगा, जो दूसरा है वो सेकंड एंट्री देगा, ठीक है। और वो ऑर्डर्ड पेयर है तो वो ऑर्डर मैटर करेगा, इसीलिए A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A होता है, ठीक है। अगर A में M एलिमेंट्स है, B में अगर N एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, MN। सिमिलरली आप इसको बढ़ाते जाओ, उधर भी उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, MNPQR ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है, डन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में देख लिया, बेसिक सा हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कितने एलिमेंट्स होते हैं, अभी भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है, ये एकदम ध्यान में रहे। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, कुछ याद नहीं रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बस आपको क्या करना है, आर्बिट्री कुछ भी वैल्यू ले लो और प्रूफ कर लो उसको, है ना, इट विल ऑल बी जस्टिफाइड, है ना। और अगर आप अच्छा सोच सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है कि जब मैं बोल रहा हूँ आपको, कहाँ गया ये सब, अच्छा वो पेज उधर हो गया क्या, ओके वेट, हाँ। तो अगर आपको मैं पढ़ाया हूं तो जैसे कि मैं देख के क्लैरिटी हो रहा है, भाई A जब सबसेट ऑफ B होगा तो A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस C होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, क्योंकि B में A के सारे एलिमेंट्स है, तो B क्रॉस C जो है उसमें ज्यादा एलिमेंट्स होगा, नो डाउट। A क्रॉस C जो है उसमें कम एलिमेंट्स होगा, नो डाउट। ऊपर से A के सारे एलिमेंट तो B में है ही ना, तो ये जो ऑर्डर पेयर जितने बनाएंगे वो इसमें बिलोंग करेंगे, ऑफ कोर्स सब आते हैं। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर किसी को डाउट है तो आर्बिट्री लेके सोच लो, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हमने ऑर्डर पेयर देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, अब हम रेडी है रिलेशन में मूव करने के लिए। लेकिन उसके पहले हम लोग एक छोटा सा सेशन लेके 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे, जहां पे हमको आइडिया हो जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करोगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर इजी चैप्टर है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी तो कम लगना चाहिए, तभी तो आप अच्छे चैप्टर्स के लिए टाइम बचाओगे ना, डन ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, उसके बाद हम लोग रिलेशन पे मूव करेंगे, रिलेशन खत्म करेंगे, फिर फंक्शन पे मूव करेंगे, फिर वहां से आपका धीरे धीरे JEE वाला फीलिंग स्टार्ट होगा। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।